नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक में। तो आज 19 तारीख है, 19 अक्टूबर 2020 और 10 क्वेश्चन पर डे करंट अफेयर और स्टैटिक्स का लेकर आए हैं फिर से। तो चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। ब्लैक होल के बारे में ये प्रश्न पूछा गया। पहला है कि ब्लैक होल एक खगोलीय पदार्थ है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना सशक्त होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे होकर गुजर नहीं सकता। ये सही है। ब्लैक होल की सीमा के बाहर का क्षेत्र, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, सभी प्रकार के विकिरणों का उत्सर्जन करता है, यहाँ तक कि दृश्य प्रकाश का भी। ये भी सही है। तो आंसर तो सी होना चाहिए, लेकिन ठहरिए, इसका आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। दोनों सही हैं, इस आधार पर ये डी हो जाएगा इसका आंसर। ब्लैक होल से प्रकाश सहित कुछ भी उत्सर्जित नहीं होता, इसीलिए उनके पिक्चर को कैप्चर करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसकी सीमा के ठीक बाहर का क्षेत्र, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, जिसमें भारी मात्रा में गैस, बादल और प्लाज्मा गति करते हैं, सभी प्रकार के विकिरणों यहाँ तक कि दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। क्रिस्पर कैस9 के बारे में है। क्रिस्पर कैस9 जो है, तकनीक द्वारा डीएनए अनुक्रम को आसानी से परिवर्तित और जीन फंक्शन को संशोधित किया जा सकता है। यह सही है। इसका उपयोग स्किल सेल एनीमिया, एक अनुवांशिक रक्त विकार के उपचार के लिए किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। जीन एडिटिंग सिस्टम जीवों में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होता है। ये गलत है। प्राकृतिक रूप से जीन एडिटिंग पाई जाती है। तो तीसरा गलत हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यह तकनीक जब पूर्ण होगी तो इसका उपयोग कई आनुवंशिक विकारों के उपचार के लिए किया जा सकेगा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीन एडिटिंग क्रिस्पर कैस9 बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जिसे पुनः तैयार करने और उपयोग करने के लिए विश्व भर के वैज्ञानिक विभिन्न जीवों के एडिटिंग जीनोम के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस प्रोटीन और जीनोम में एक वांछित स्थान स्थापित करने और डीएनए के दोषपूर्ण स्टैंडर्ड, जैसे कि कुछ बीमारियों में होते हैं, को ठीक करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। क्रिस्पर कैस9, ये जो कि इसका एक फुल फॉर्म है, का एक नया संस्करण विकसित किया है। किसने विकसित किया है? भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा। और यह दिखाया है कि यह संस्करण डीएनए में अनापेक्षित परिवर्तन से बचने के लिए एडिटिंग जीनोम में परिशुद्धता को बढ़ावा दे सकता है। शोधकर्ताओं ने यह भी दिखाया है कि इस प्रकार के जीनोम एडिटिंग का उपयोग स्किल सेल एनीमिया, एक आनुवंशिक रक्त विकार के उपचार के लिए किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से नाइट्रोजन होती है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का सूक्ष्म प्रतिशत भी मौजूद होता है। ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये वातावरण में पाए जाए गैसों में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बारे में चर्चा करता है। लेकिन जहाँ ये जो बात कर रहा है प्राकृतिक गैस का, वो धरातल के नीचे जो गैसें पाई जाती हैं उसके बारे में है। तो पहला जो है वहाँ पे गलत हो जाता है। पहला गलत हो गया तो पहला ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सी मिल जाता है। फिर भी हमें पूरा पढ़ना चाहिए। प्राकृतिक गैस गहरी भूमिगत चट्टानी संरचनाओं में पाए जाते हैं या कोयला बेड में अन्य हाइड्रोकार्बन भंडार में मौजूद होती हैं। इसका उपयोग प्लास्टिक और कार्बन रसायनों के निर्माण में एक रासायनिक फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस
में एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला हाइड्रोकार्बन गैस का मिश्रण है। और इसमें मुख्यतः क्या वो होती है, मीथेन होती है। लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फर, हीलियम भी इसमें पाए जाते हैं। और ये प्राकृतिक गैस कैसे बनता है, करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे जमा हुए जानवरों के पदार्थ या पेड़ पौधे के अवशेष हों तो उनके अत्यधिक ताप और दाब के कारण से ये प्राकृतिक गैस में रूपांतरित हो जाते हैं। प्राकृतिक गैस क्या है, एक गैर नवीकरणीय हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग हीटिंग के लिए, खाना पकाने, विद्युत उत्पादन के लिए ऊर्जा के रूप में किया जाता है। इसे वाहन के ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस गहरी भूमिगत चट्टानी संरचनाओं में या कोयला बेड में और कोयला बेड में तथा मीथेन कोलेट्रेट के रूप में अन्य हाइड्रोकार्बन भंडारों में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। बाल्टिक सागर के बारे में बात किया गया है। कौन से देश उसमें मिलते हैं बाल्टिक सागर से? तो रसिया मिलता है, जी हाँ। और नॉर्वे, जी नहीं, नॉर्वे नहीं मिलता, नॉर्वे तो आगे ही पड़ जाता है। फिनलैंड, हाँ ये मिलता है। स्वीडन मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। बाल्टिक सागर, अटलांटिक महासागर में कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं? डेनमार्क हो गया, इस्टोनिया हो गया, फिनलैंड हो गया, लातविया, लुथियानविया, स्वीडन, पूर्वोत्तर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, पोलैंड, रूस और उत्तर और मध्य यूरोपीय मैदान से घिरा हुआ। एक मैप के जरिए इसको देखते हैं। ये नॉर्वे रहा जो मिल नहीं रहा था, ये रहा। ये स्वीडन है, फिनलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये रसिया का भाग है ये, और यहाँ पे ये रसिया मिल जाता है, ठीक है। ये पोलैंड है, ये जर्मनी है, और कौन सा देश रह गया है इधर, हो गए सब, ये डेनमार्क रहा। अगला, भारत में मक्का के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व का प्रमुख मक्का उत्पादक देश है और इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो ये गलत हो जाता है, आत्मनिर्भर नहीं है, ये आयात भी कर रहा है इसमें, क्योंकि इसकी डिमांड कुछ ज़्यादा ही है भारत में। अगला, तो पहला गलत हो जाता है, तो इस आधार पर ए गलत होगा, बी गलत होगा, सी भी गलत होगा, आंसर आएगा डी। तो हमें आंसर मालूम हो गया, लेकिन फिर भी हमें ये पूरा पढ़ना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए कि हाँ ये डी ही आंसर होगा या फिर और कोई होंगे। भारत में मक्का वर्ष भर उगाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह खरीफ की फसल है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, खरीफ की फसल है। ये धान की बुआई के समय ये बोया जाता है, जब धान की रोपाई होती है, या थोड़ा उससे पहले। भारत में प्रमुख मक्का उगाने वाले राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, भारत में मक्का वर्ष भर उगाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह खरीफ की फसल है, जिसमें 85% क्षेत्र पर यह फसल होती है। चावल, गेहूं के बाद में यह तीसरे नंबर पर है जिसका अनाज उत्पादन होता है भारत में, और ये कुल अनाज के उत्पादन का ये 10वां भाग है। ये मुख्य भोजन है मानव के लिए और जानवरों के लिए। गुणवत्ता वाले भोजन के अलावा मक्के का उपयोग हजारों औद्योगिक उत्पादों के लिए एक कच्चे मूल पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन, मादक पेय, खाद्य, मिठास, दवा, कॉस्मेटिक, फिल्म, कपड़ा, गम, पैकेज, पेपर आदि उद्योग आते हैं।
भारत में प्रमुख मक्का उत्पादक कौन से राज्य हैं? कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये जो आत्मनिर्भर वाला जो था पहला टॉपिक, वो इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि 1 लाख टन मक्का के आयात की अनुमति प्रदान किया गया। तो जब आयात किया जा रहा है तो आत्मनिर्भर कहाँ से होगा? संसदीय विशेषाधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रेस द्वारा सदन के पूर्व अनुमति के बिना संसदीय कार्यवाही की सत्य रिपोर्ट प्रकाशित की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। तो आंसर का यहाँ पे हम छटनी विधि का उपयोग करते हैं। तो पहला सही है, तो जहाँ पहला नहीं है वहाँ पे कट मार सकते हैं। बी गलत हो जाएगा और सी। तो के ए या डी इस प्रश्न का आंसर हो सकता है, चाहे ए होगा या फिर डी होगा। दूसरा देखते हैं कि संसद के सदस्य को संसद के सत्र के दौरान दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो दूसरा सही है। 40 दिन पहले सत्र शुरू होने से और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक दीवानी मामले के लिए ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जबकि निवारक निरोध और आपराधिक मामले के लिए ये किया जा सकता है। तो दूसरा सही हो जाएगा। इसी आधार पर तो छठे का आंसर ए हो जाएगा। फिर भी तीसरा पढ़ना चाहिए। न्यायालय प्रक्रिया की कथित अनियमितता के आधार पर संसद में किसी कार्रवाई की वैधता की जांच कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, उसे रोक लगा रखी गई है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सदन के पूर्व अनुमति के बिना संसदीय कार्रवाई की सत्य रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को स्थापित किया गया, लेकिन सदन की गुप्त बैठक के मामले में यह लागू नहीं होता है। न्यायालयों को किसी सदन या उसकी समितियों की कार्रवाई की जांच करने के लिए निषेध किया जाता है। यहाँ पे मतलब रोक लगा दी जाती है। और ये 40 दिन वाला जो अभी बताया था वही है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं? तो लिखित संविधान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सरकार की संघीय प्रणाली बिल्कुल होती है। न्यायिक समीक्षा की प्रणाली, जी हाँ। मूल अधिकार बिल्कुल। और पांचवा मूल कर्तव्य, ये पांचवा नहीं है, पांचवा गलत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये इसकी पूरी व्याख्या है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ये देख लीजिएगा। सरकार की संघीय प्रणाली संसद के कानून बनाने के अधिकार संघीय सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों तक ही सीमित होती हैं और राज्य सूची में शामिल विषयों तक विस्तृत नहीं होती हैं, केवल 5 असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर। और न्यायिक समीक्षा प्रणाली क्या है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति वाली एक स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाना भी हमारे संसद की सर्वोच्चता को सीमित करता है। तो अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में उन सूचियों को शामिल किया गया है जिन विषयों पर सरकार का प्रत्येक स्तर पर कानून बना सकता है। बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिक को एक ही समय में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये भी सही है। संघवाद के तहत राज्य केंद्र से अपने अधिकार प्राप्त करता है, ये गलत है। तो जैसे ही तीसरा गलत होता है हमारा आंसर पता हो जाता है, बी होगा। सरकार के कई स्तरों का संवैधानिक अस्तित्व संघीय राजनीति के प्रथम पूर्व आवश्यकता है। संघवाद के तहत राज्य अपने अधिकार केंद्र से नहीं बल्कि संविधान से प्राप्त करते हैं, जबकि केंद्र राज्यों को कुछ कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर सकता है
तथा यह कि वे सरकार को एक स्वतंत्र स्तर हैं। संविधान में उन सूचियों को शामिल किया गया है जिन विषयों पर सरकार का प्रत्येक कानून बन सकता है। भारत में सभी व्यक्ति सरकार के इन स्तरों में से प्रत्येक द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों द्वारा शासित होता है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मिनर्वा मिल्स केस किससे संबंधित है? भारत के संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का विकास, यही सही है। मूल अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को वरीयता, ये भी सही है। ये कैसे दोनों? अच्छा, ये डी है। हाँ जी। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का विस्तार, ये गलत है और आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड और ORS बनाम भारत संघ और ORS मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था जिसमें भारत के संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू और विकसित किया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 14, 19, 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी मान्यता और सर्वोच्चता प्रदान की गई है। हालांकि इस विस्तार को मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न, जो कि आज का आखिरी है, राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक योग्यता नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसे उस राज्य का अधिवासी होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है, ये गलत है, इसका कोई होना नहीं चाहिए। उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि नहीं पूछा है, योग्यता नहीं होनी चाहिए, जबकि यह तीनों योग्यताएं होनी ही चाहिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए संविधान केवल निम्नलिखित 2 योग्यताओं को निर्धारित करता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और ये जो है संविधान के द्वारा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इसके अतिरिक्त इस संबंध में वर्ष दर वर्ष 2 परिपाटियों का विकास भी हुआ। प्रथम, वह एक बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, अर्थात वह उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां से उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने की आवश्यकता है, ताकि राज्य संवैधानिक मशीनरी का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन ये जो ऊपर के ये दोनों हैं, लास्ट वाले, ये वाले और ये वाले, ये दोनों ऐसे ही शब्दों के सहित लागू होंगे, ऐसा जरूरी नहीं। कई दफ़ा इसका उलटफेर कर दिया जाता है राजनीतिक परिदृश्य के रूप में। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।